हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल आधुनिक भारत का सामाजिक व आर्थिक इतिहास के अध्याय संख्या 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक है 19वीं शताब्दी में भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की विशेषताएं। स्टूडेंट, ये सारा मैटर मैंने आपके स्क्रीन पर शो कर रखा है और इसके बारे में हम समझते भी जाएंगे। इसको आप ध्यान से देखें और समझने की भी कोशिश करें कि क्या लिखा हुआ है इसमें। पुनर्जागरण नाम से स्पष्ट हो रहा है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा पुनर्जागरण का मीनिंग क्या होता है। तो किसी भी नींद से जागना नहीं, पुनर्जागना मतलब पुनर्जागना यानी कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ना। कई बार होता है हम सामाजिक कुरीतियों में फंसे हुए रहते हैं, अज्ञानता हमारे अंदर घर करे हुए रहती है। इन सब से बाहर निकलना ही पुनर्जागरण कहलाता है। हमारे इस टॉपिक में देखिए आज क्या क्या है कि भारत के इतिहास की एक महान घटना 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण है, जिसने भारतीयों के में एक नवीन आत्म जागृति की भावना विकसित की और वे वर्तमान तथा अतीत के विदेशी वातावरण द्वारा उत्पन्न बेड़ियों को तोड़ने में अग्रसर हुए। वास्तव में आधुनिक भारत का विकास 19वीं शताब्दी में होने वाले भारतीय पुनर्जागरण का ही अंग है, जिसने भारतीय आत्मा और भारतीय जीवन की विविध क्षेत्रों को गहराई से हिला दिया। मतलब किस तरह से पाश्चात्य शिक्षा से क्या हुआ था, ज्ञान का प्रसार हुआ था और देश में बौद्धिक अनुसंधान की भावना हुई थी और इसका प्रयोग किसमें किया गया था, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए इसका प्रयोग किया गया था। अब आगे हम देखेंगे कि क्या हुआ था पुनर्जागरण के फलस्वरूप। भारतीय संस्कृति की गतिहीनता समाप्त हो गई थी और भारतवासियों में अपने गौरवपूर्ण अतीत के प्रति पुनः सम्मान की भावना पैदा हो गई। सोने की चिड़िया, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। तो ये हमारे प्राचीन भारत के गौरवपूर्ण, जो भारत का गौरव है वो हमारे सामने रहा है और इस गौरवपूर्ण अतीत की भावना हमारे अंदर पुनः उत्पन्न हुई इस पुनर्जागरण से। तो ये अतीत की सुखद स्मृतियों को सजते हुए पुनर्निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने लगे। भारतीयों में अपनी सभ्यता और संस्कृति में पुनः विश्वास पैदा हुआ, एक नवीन चेतना आई और एक नई विचारधारा पैदा हुई, जिसने भारत में समाज, धर्म, साहित्य और राजनीतिक जीवन को गंभीरता से प्रभावित किया और इसी आंदोलन को पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई है। आगे समझ में कि पुनर्जागरण की संज्ञा किस चीज़ को दी गई है, जहाँ पर एक नवीन चेतना का आगाज हो, भारत के समाज में, धर्म में, साहित्य में, यहाँ तक कि राजनीतिक चेतना में भी नई बातें उत्पन्न हो, वह कहलाता है पुनर्जागरण। भारत को पश्चिमी सभ्यता का अंग बनने से रोकना। क्या क्या है पुनर्जागरण में, क्या हो सकता है कि भारत को पश्चिमी सभ्यता का अंग बनने से रोकना, भारतीयों में आत्मगौरव और आत्मविश्वास उत्पन्न करना, परंपरागत धर्म और समाज में विभिन्न परिवर्तन करना, नवीन भारत का निर्माण करना। भारतीय पुनर्द्वार आंदोलन तथा भारतीय पुनर्जागरण की आधुनिक भारत को देन है। ये आंदोलन जो था, पुनर्जागरण आंदोलन, ये उस आंदोलन से भिन्न था जो कि यूरोप में हुआ था। वो वहाँ पर क्या हुआ था, मुख्यतः बौद्धिक व कलात्मक था और भारतीय पुनर्जागरण नैतिक व आध्यात्मिक तत्वों से प्रभावित था। तो ये था हमारे पुनर्जागरण की क्या था पुनर्जागरण। अब हम देखेंगे कि क्या कारण रहा पुनर्जागरण के लिए, उसके लिए क्या परिस्थितियाँ थी, वो इन सब के बारे में आज हम
चर्चा करेंगे। तो हम पहला हमारा जो पॉइंट है वो ले सकते हैं। देखिए मैंने इसमें अंडरलाइन भी कर रखी है कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा ने भारत में पुनर्जागरण के लिए वह उत्तरदायी हुई। पाश्चात्य संपर्क के फलस्वरूप ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की स्थापना के कारण भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रवेश और प्रसार हुआ। यद्यपि पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का प्रसार में अंग्रेजों के मौलिक हितों का उद्देश्य निहित था, फिर भी क्या हुआ, इसने भारतीयों को भी सही मार्ग दिखाया और उनमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की। पाश्चात्य शिक्षा ने अनेक प्रतिगामी प्रभावों के बावजूद भारत में एक नवीन बौद्धिक और राजनीतिक जीवन का संचार किया। आधुनिक भारतीय चिंतकों में से अधिकांश ने पाश्चात्य शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा पाई। पाश्चात्य शिक्षा के फलस्वरूप जहां अंग्रेजी तबके का विकास हुआ, वहां बहुत से भारतीय अपनी आध्यात्मिक धरोहर गंवाकर पाश्चात्य संस्कृति के पुजारी बन गए और यूरोपीय देशवासियों में यूरोपी की सामाजिक और राजनीतिक जागृति का ज्ञान भी फैला। मतलब एक प्रकार से अंग्रेजों के बहुत अधिक या अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा के प्रति बहुत अधिक नतमस्तक हो गए थे। तो यूरोप में के स्वतंत्रता संघर्ष और उदारवादी लोकतांत्रिक आंदोलन के ज्ञान ने हमें जागृत किया। देश में सामाजिक सुधारों और राजनीतिक अधिकारों की मांग उठी तथा संपूर्ण भारत में श्वेत साम्राज्य के विरुद्ध दावानल उठ खड़ा हुआ। दावानल का मीनिंग उग्र हो गए सब लोग, आग जिसे कहते हैं दावानल मतलब तो अग्नि। तो लोगों में अपने साम्राज्य के प्रति एक स्वामी भक्ति जाग उठी और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उनके अंदर अग्नि प्रज्वलित हो उठी। ये है इसका पॉइंट। नेक्स्ट 2 नंबर हम पॉइंट लेंगे यहाँ इसका कि भारतीयों का अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति उन्मुख होना। इसको भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है। देखिए इसमें है कि उदार पाश्चात्य लेखकों द्वारा जब भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विश्लेषण कर उसकी महानता के गीत गाए गए तो भारतीय भी अपनी संस्कृति और सभ्यता की ओर उन्मुख हुए। अंग्रेजी शिक्षा और साहित्य के संपर्क में आने से भारतीयों को अन्य देशों के राष्ट्रीय विचारों को पढ़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ और उनमें स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता के प्रति अनुराग की भावना तीव्र से अधिक तीव्र हुई। पश्चिम के विचारों को जानकर भारत के विचारकों के सामने एक नया क्षितिज खुला। यूरोप का मध्यकालीन पुनर्जागरण भारत में प्रविष्ट हुआ और एक नए चिंतन क्षेत्र में से हम परिचित हुए। नेक्स्ट हम तीसरा पॉइंट लेंगे। देखिए इसमें तीसरा पॉइंट है रूढ़िवादी और परंपराओं पर प्रहार। कैसे? यूरोपीय चिंतन को जानकर भारत में बुद्धिवाद या विचारवाद विकसित हुआ। तो यूरोप में पुनर्जागरण भारत में नवजागरण का संदेश लेकर आया। जहां एक और पाश्चात्य भौतिकवादी संस्कृति से चकाचौंध भारतीय नवयुवकों ने देश की आध्यात्मिक सत्ता को चुनौती दी और पश्चिमी आचार विचार को ही सब कुछ माना। वहीं बहुत बड़ा एक वर्ग था जिसने ढकोसलों, कुरीतियों, अंधविश्वासों के विरुद्ध जिहाद भी किया। जिहाद इसका मतलब है विरोध भी किया या अपने धर्म के प्रति लड़ने वाले व्यक्ति को कहता है जिहाद करना। पाश्चात्य संपर्क से सकारात्मक रूप से आलोकित और जागृत भारतीय नवयुवक और विचारक भारतीय धर्म और समाज के दोषों के विरुद्ध बड़ी संख्या में ताल ठोक कर खड़े हो गए। भारत की युगों पुरानी अस्वस्थ रूढ़ियों परंपराओं पर कटु प्रहार हुआ जिससे देश की सोई हुई आत्मा अंगड़ाई ले उठी। अनेक भारतीय विचारकों ने यूरोप के बुद्धिवाद से प्रेरणा प्राप्त करके भारतीय समाज के भ्रांत मान्यताओं को बौद्धिक आधार पर खोखला व छिछला ठहराया। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, अरविंद घोष, गांधी जी आदि ने भारत
आदि ने भारतीय जनजीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने में कोई कसर नहीं रखी। बुद्धिवाद ने भारत में वैज्ञानिक चिंतन का सूत्रपात किया। मतलब ये जो हमने बताया, जैसे राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने क्या किया, सती प्रथा की विरुद्ध भी आवाज़ उठाई। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। तो ये जो कुरीतियाँ थी, ये सब क्या है, इन पर जब आक्रमण किए गए या उनके विरुद्ध जिहाद किया गया, तो ये एक प्रकार से पुनः जागरण की लहर ही थी। नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट है कि उदारवाद का समावेश। कैसे? पश्चिमी जब संपर्क में आए तो यूरोपीय बुद्धिवाद के साथ साथ यूरोपीय उदारवाद का भी समावेश हो गया भारतीय चिंतन में। वास्तव में बुद्धिवाद और उदारवाद का चोली दामन का संबंध है। भारत इससे अछूता ना रह सका। उदारवादी चिंतन के प्रभाव के फलस्वरूप संविधानवाद, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्ष, व्यक्तिगत महत्ता, मतभेदों के प्रति संवेदना, आर्थिक औद्योगिक प्रगति आदि के प्रति रुचि जागृत हुई। तो ये था हमारा 4th पॉइंट, जिसका था यूरोपीय उदारवाद का भारतीय उदारवाद में समावेश कह सकते हैं। 5वां हमारा पॉइंट है संपूर्ण एशिया में जागृति की लहर का उत्पन्न होना। इस समय ये वो समय था जब संपूर्ण एशिया में जागृति की लहर उत्पन्न हो गई थी। चीन में सनाया सेन ने और टर्की में कमाल पाशा ने अपने देश को जगाने का भाग लिया। भारत में तो ये लहर काफ़ी समय से चल रही थी, किंतु जब दूसरे देशों में भारतीय देशों में जब जागृति आई तो इसने भारत को और अधिक बल प्रदान किया। एशियाई देश एक दूसरे से प्रभावित होकर शक्ति ग्रहण करते हुए मन और आत्मा से जागृत हो गए थे। नेक्स्ट 6 नंबर का हमारा पॉइंट है धार्मिक कारण कि जिस प्रकार से विश्व के अधिकांश देशों के जागरण के पीछे धार्मिक कारणों का योग रहा, उसी प्रकार भारत में भी धर्म और समाज सुधार की लहर ने, यहाँ हम समाज सुधार का पॉइंट डाल सकते हैं, धर्म और समाज सुधार की लहर, उसने 19वीं शताब्दी में भारतीय में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक चेतना उत्पन्न की थी। 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन ने देश में धार्मिक और सामाजिक पुनर्रचना की मांग ने बल पकड़ा और लोग सामान्यतः अंधविश्वास और कुरीतियों के घेरों को तोड़ने लगे। वास्तव में अंग्रेजों की राजनीतिक शोषण ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अलोकतांत्रिक और कुत्सित स्वरूप ने देश में उन शक्तियों को सचेष्ट कर दिया जो भारतीयों को अपने अतीत के गौरव की याद दिलाते हुए पाश्चात्य रंग में पूरी तरह रंगने से बचाने के लिए प्रयत्नशील हो गए। मतलब अब ऐसी संस्थाएं बनने लग गई थी जो भारतीयों को पूरी तरह से पाश्चात्य रंग में न रंग जाए, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। 8वां हमारा पॉइंट है आर्थिक शोषण। अंग्रेज क्या कर रहे थे? भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहे थे। हम प्रारंभ से ही देख रहे हैं कि किस प्रकार से दस्तक प्रथा, फिर कुटीर उद्योग धंधों का नाश, ये सारी चीज़ें हमने अब तक जो इतिहास पढ़ते हुए आ रहे हैं वो सब हमने इसमें पढ़ा। तो इससे क्या था कि भारतीय बहुत अधिक परेशान हो गए थे और उनमें असंतोष उत्पन्न हो गया था। तो वे ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति पाने के लिए व्यग्र हो उठे थे। उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई और वे शीघ्र ही राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। मतलब ऐसे कोई किसी ने नहीं कहा, लेकिन जैसे जैसे आप जहाँ रहते हो तो अपना आप मन में एक ललक उत्पन्न होती है, एक जज्बा उत्पन्न होता है कि हमारा देश भी स्वतंत्र हो। नेक्स्ट हमारा 9वां पॉइंट है प्रेस, समाचार पत्र और साहित्य। ये सब क्या है? अभिव्यक्ति के साधन। और इसने क्या करा? राष्ट्रीय जागरण में हमारे प्रेरणा प्रदान की। 19वीं शताब्दी में जो सांस्कृतिक राजनीतिक जागरण हुआ उसमें इसने शिक्षित भारतीयों में तेजी से जागरूकता पनपी और देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना हिलोरे लेने लगी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बुराइयां का पर्दाफाश हुआ और भारतीयों की कुंठित भावनाएं प्रकाश में आई। लास्ट हमारा पॉइंट इसमें हम देंगे मध्यम वर्ग का उदय। तो भारत में मध्यम वर्ग का उदय, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर की वर्ड हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि मध्यम वर्ग कौन था? बणिक वर्ग।
उसको मध्यम वर्ग कहते हैं। तो भारत की में पुनर्जागरण की प्रक्रिया को एक नए वर्ग मध्यम वर्ग के उद्देश्य से भी प्रोत्साहन मिला, क्योंकि इनके पास पैसा था। तो इन्होंने सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन का वित्तीय उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले लिया था। तो ये सब कारण थे जिससे भारत में पुनर्जागरण की लहर उत्पन्न हुई थी। संपूर्ण देश एक विशेष शक्ति से संपादित हो गया और भारत के जनमानस में जो चेतना की लहर उमड़ी थी उसने बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में जागृति का शंखनाद किया। यद्यपि भारत में पुनर्जागरण की लहर बहुत कुछ पाश्चात्य संपर्क के फलस्वरूप आई, लेकिन अपनी आध्यात्मिक प्रेरणा और पुरातन गौरवशाली मूल्यों के कारण भारतीय पुनर्जागरण यूरोपीय पुनर्जागरण से बिल्कुल भिन्न था। यह पुनर्जागरण आध्यात्मिक था, बौद्धिक, कलात्मक अथवा राजनीतिक नहीं। पुनर्जागरण की यह लहर चिंतन और व्यवहार के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में आई और सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को इसने सूत्रपात किया। पुनर्जागरण का आध्यात्मिक स्वरूप और धार्मिक, सामाजिक सुधार कार्य विस्तृत होता गया और अंत में इस क्षेत्र में प्रबल रूप से प्रवेश किया, जिसे हम वैधानिक राजनीति की संज्ञा दे सकते हैं। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे, विवेकानंद, एनी बेसेंट, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस राष्ट्रीय आंदोलन में, इस धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आंदोलनों में अपना विशेष योगदान दिया। राजनीतिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय, रानाडे, फिरोज शाह मेहता, गोखले, गांधी जी, नेहरू जी आदि विख्यात हैं। इन सब ने देश के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा प्रदान की, देश में सुधारवाद और राष्ट्रवाद की प्रबल धारा प्रभावित की। रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष ने इसी प्रवृत्ति को कुछ भिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया, तो तिलक, लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल ने राजनीतिक चिंतन में राष्ट्रवादी परंपरा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया और महात्मा गांधी जी ने पुनर्जागरण आंदोलन को एक नया रूप प्रदान किया। उन्होंने प्राचीन संस्कृति के कुछ मुख्य लक्षणों को सक्रिय कर बनाया और राजनीतिक विचारों में समृद्धि प्रदान की। तो ये था हमारा आज का पुनर्जागरण, भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण के ऊपर पॉइंट। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को ये पॉइंट समझ में आया होगा और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की विशेषताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।